आज के इस एपिसोड में हम लोग डिस्कस करते हैं समय के साथ बदलते बिगड़ते भारत और चीन के रिश्ते के विषय में। भारत और चीन विश्व में तेज़ी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। जहां भारत सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में विश्व गुरु है, तो चीन विश्व में हार्डवेयर का मैन्युफैक्चरिंग हब है। जहां हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बिना नहीं चल सकता है, उसी तरह बिना हार्डवेयर के सॉफ्टवेयर का कोई औचित्य नहीं है। परंतु चाइनीज़ विस्तारवादी नीति की वजह से आज ड्रैगन और भारतीय शेर आमने सामने खड़े हैं। गलवान से डोकलाम तक चीन भारत को उकसाने का काम कर रहा है। दरअसल डोकलाम भूटान का एक पार्ट है, परंतु भारत के लिए रणनीतिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर किसी तरह डोकलाम चीन के कंट्रोल में आ जाती है तो भारत की पूरी पूर्वी सीमा खतरे में आ सकती है। ड्रैगन राष्ट्र भारत के अरुणाचल प्रदेश पर भी अपना दावा ठोकता रहता है। अरुणाचल प्रदेश, जिसका पुराना नाम नेफा है, जिसका अर्थ है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, चीन दावा करता है कि यह दक्षिण तिब्बत का एक हिस्सा है। और जब कभी भारत के शासनाध्यक्ष यहाँ का दौरा करते हैं तो चीन आपत्ति दर्ज करवाता है, जैसे कि यह चाइना का कोई स्टेट हो। चीन यहाँ तक कि अरुणाचल के लोगों से वीज़ा तक नहीं मांगता है। इस पर चीन का तर्क है कि यह चीन के ही नागरिक हुए तो इन्हें वीज़ा की क्या ज़रूरत हुई। पीछे मुड़ के देखें तो हज़ारों साल तक तिब्बत भारत और चीन के बीच में एक भौगोलिक सीमा का निर्धारण कर रहा था और भारत और चीन को शांत रखे हुआ था। पर 1950 में चाइना द्वारा तिब्बत पर कब्जा कर लेने के बाद दोनों देश पड़ोसी बन गए। 1954 में नेहरू ने हिंद चीनी भाई भाई का नारा दिया। बदले में चीन ने 1962 में भारत के पीठ में खंजर घोंप दी। फिर 1959 भारत ने तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा को भारत में शरण दे दिया, जिससे कि चीन भारत से काफ़ी नाराज चल रहा था, जो भारत और चीन के रिश्ते को और ज़्यादा ख़राब कर दिए। इंडिया को घेरने के लिए चीन ने पाकिस्तान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। सीपेक एक उसी का एक उदाहरण है। सीपेक का अर्थ है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। सीपेक के लिए चीन ने पाकिस्तान में $multi-billion इन्वेस्ट करने का घोषणा किया है, वो भी वैसे समय में जब पाकिस्तान आतंकवाद के दंश से झेल रहा है। अब विश्व की कोई भी बड़ी कंपनी पाकिस्तान में पैसा लगाने से हिचक रही थी। ऐसे समय में चीन का $1 बिलियन प्रोजेक्ट रेगिस्तान में वर्षा होने का समान था पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तानी हुकूमत भी चाइना सरकार को खुश करने में कोई कमी नहीं छोड़ रही थी। इसी क्रम में पाकिस्तान ने अपने स्कूल में चीनी भाषा को पाठ्यक्रम में शामिल कर लिया। सीपेक की घोषणा 2014 में की गई थी, जिसे 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। सीपेक एक प्रकार की आधारभूत संरचना है जिसमें मुक्त रोड लाइन का निर्माण किया जाना है, जो कि चीन के कासगहार प्रांत से पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट तक जाएगी। इस एग्रीमेंट के अंतर्गत पाकिस्तान ने ग्वादर पोर्ट को भी चीन को हाथों सौंप दिया है, जिसका अर्थ हुआ कि पाकिस्तानी सैनिक बिना किसी रोक टोक के भारतीय पश्चिमी सीमा के पास में पहुंच सकते हैं, जिससे कि भारत के राज्य पंजाब और राजस्थान पे खतरा मंडरा रहा है। सीपेक का भारत विरोध करता रहा है क्योंकि यह पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर से होकर गुजरती है, जो भारत का संवैधानिक भाग है और जिसके लिए चीन ने भारत से कोई भी अनुमति नहीं ली थी। दरअसल चीन व्यापारिक रास्ते के नाम पे भारत के पश्चिमी हिस्से को घेरने का योजना बना रहा है और सीपेक एक उसी का उदाहरण है। वहीं भारत चीन के सीपेक के जवाब में ईरान में चाबहार बंदरगाह का निर्माण कर रहा है, जिसके लिए भारत, अफगानिस्तान और ईरान के बीच में समझौता हुई है। इसके अंतर्गत भारत अफगानिस्तान के रास्ते ईरान के चाबहार पोर्ट तक पहुंचेगा, फिर वहां समुद्री जहाज के जरिए अपना व्यापारिक पहुंच अरबियन देशों तक ले जाएगा। चाबहार से भारत को रणनीतिक फायदा भी है। मान लीजिए कि चीन और पाकिस्तान विषम परिस्थिति में अरबियन सागर में भारत का समुद्री रास्ता रोक दें, तो इस परिस्थिति में भारत अफगानिस्तान के रास्ते ईरान पहुंचेगा, फिर वहां से चाबहार पोर्ट, और चाबहार पोर्ट के माध्यम से बाकी दुनिया से कनेक्ट हो सकता है भारत। इस समझौते का एक विशेष विशेषता यह भी है कि भारत युद्ध की स्थिति में इस रास्ते का उपयोग सैन्य साजो सामान के लिए कर सकता है। इसका अर्थ हुआ कि भारत अफगानिस्तान और ईरान के रास्ते अपने सैनिकों को पाकिस्तान के पश्चिमी सीमा तक ले जा सकता है, जिससे कि भारत को युद्ध में एक अपर हैंड मिल सकती है। वहीं भारत चाबहार का निर्माण कर रहा था, उधर चीन की महत्वाकांक्षा हिंद महासागर के देश श्रीलंका तक पहुंच गई। दरअसल महिंद्रा राजपक्षे के कार्यकाल में चीन ने श्रीलंका को अपने प्रलोभन में फंसा लिया और श्रीलंका को उसकी क्षमता से अधिक कर्ज जानबूझ के देता चला गया। पर जब श्रीलंका कर्ज नहीं चुका पाई तो बीजिंग ने दांव खेला और कर्ज के बदले श्रीलंका के हवनटोटा बंदरगाह को अपने कब्जे में ले लिया। यहाँ पर चीन की मंशा साफ थी, वो इसे एक सैन्य अड्डे के तौर पर विकसित करना चाह रहा था, जिससे कि भारत को समुद्र में चारों तरफ से घेरा जा सके। चीन की इस चाल को देखते हुए भारत ने श्रीलंका के पास में अपने अंडमान निकोबार द्वीप का विकास करना स्टार्ट कर दिया। इसी क्रम में भारत ने अपने मुख्य भूमि से अंडमान तक समुद्र के रास्ते ऑप्टिकल केबल फाइबर का एक जाल बिछाया है, जिससे कि भारत की कनेक्टिविटी अंडमान में पहले से अच्छी हो जाएगी। और साथ ही साथ भारत जापान के साथ मिलकर
अंडमान के पास समुद्र के नीचे ऐसे सेंसर लगा रहा है जो चीनी जासूसी पनडुब्बी को ट्रेस कर सकती है। चीन से भारत ही नहीं दुनिया भी परेशान है। चीन से निकला वुहान वायरस आज पूरी दुनिया में अपनी पैर पसार चुका है और इसी वायरस का लाभ उठाते हुए चीनी कंपनियां पूरे विश्व में अपनी मेडिकल प्रोडक्ट को बेच रही है और चीनी सरकारी खजाने को भर रही है। ये तो वही बात हुई, चित भी मेरी पट भी मेरी। मतलब कि पहले वायरस बनाओ और फिर वायरस को खत्म करने के नाम पे अपने मेडिकल सामान को पूरी दुनिया के बाजार में बेचो। और आज के परिप्रेक्ष्य में चीन यही काम कर रहा है। चीन एक ऐसा देश है जहाँ पर प्रेस की स्वतंत्रता न के बराबर है और उसके मुख्य समाचार पत्र चीनी सरकार का ही भाषा बोलते हैं। ये लीजिए हमारे स्टूडियो में चाइनीज ड्रैगन। लग रहा है अपनी पोल खुलते देख चीनी गवर्नमेंट ने प्रेस सेंसरशिप के लिए ड्रैगन को भेजा है। पर शायद उन्हें यह नहीं पता है कि यह इंडिया है जहां व्यक्ति की आज़ादी सभी को मिली हुई है, इसलिए इनका यह ड्रैगन कुछ नहीं कर पाएगा। चीन के जलवायु नीति को आप ऐसे समझ सकते हैं कि चीन के पास में स्थित साउथ चाइना सी, जो कि अपने प्राकृतिक संसाधन और तेल के भंडार के लिए जाना जाता है, इस पे भी चीन की काली नज़र है। इसको हड़पने के लिए चीन रातों रात वहाँ पे एक कृत्रिम द्वीप बना दिया है और अपने सेना की तैनाती वहाँ कर दी, जिसको लेकर चीन, ताइवान, वियतनाम, जापान, साउथ कोरिया के बीच में विवाद स्टार्ट हो गया है। अब कहीं विवाद पैदा हो और वहाँ अमेरिकी नहीं कूदे, ये हो सकता है क्या? फिर क्या था, अमेरिका ने भी अपने युद्ध पोत को साउथ चाइना सी में उतार दिया और साथ ही साथ जापान और कोरिया में अपने सैनिक बेस बना लिए, जिससे कि चीन पर लगाम लगाया जा सके। वो अलग बात है, इन सैनिकों के खाने तक का पैसा वो जापान और कोरिया से वसूलते हैं। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि चाइना का बॉर्डर 14 देशों के साथ लगता है और मजे की बात यह है कि इन 14 देशों के साथ चाइना का कोई ना कोई विवाद है। मतलब क्लियर है कि चाइना की नीयत ही विस्तारवाद की है, तभी उसको अपने किसी भी पड़ोसी देश के साथ अच्छे संबंध नहीं है। चाइना आजकल एक नया प्रकार का डिप्लोमेसी कर रहा है, जिसे रिवर डिप्लोमेसी कहते हैं। ऐसा है कि भारत की एक प्रमुख नदी ब्रह्मपुत्र तिब्बत से निकलती है, जहां इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है। अब चाइना ने इस नदी के रास्ते में कई डैम बना दिए हैं और इसके पानी को स्टोर कर लिया है। अगर कभी एक साथ इतने पानी को छोड़ दिया जाए तो पूरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में प्रलयंकारी बाढ़ आ सकती है। आज के समय में भारत को असली खतरा पाकिस्तान से कम और चीन से ज्यादा है। इसलिए भारत को 1962 से सबक लेते हुए बहुत ही सावधानी के साथ चीन के साथ अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने की जरूरत है।